अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ हमवतनों, मेरे अज़ीज़ साथियों, दोस्तों, भाइयों और बहनों। अपने YouTube चैनल पर मैं आपका खैर मकदम करता हूँ। अच्छा, ये जो मेरा YouTube चैनल है ये है बेसिकली आपके सामने इसलिए मैं हाज़िर होता हूँ कि इसको मैं नाम दे सकूँ ड्राइव थ्रू विद अशफाक इज़ाक सत्ती, बिकॉज मोस्टली आई एम ड्राइविंग एंड टॉकिंग टू यू गाइज़। और ज़ाहिर है कि उसके अंदर मैं आपसे मुखातिब तो होता हूँ, लेकिन मेरी तवज्जो पूरी की पूरी जो है वो टुवर्ड्स द रोड होती है, ताकि मैं ट्रैफिक के क़वानीन की खिलाफ वर्जी ना करता हुआ पाया जाऊँ, और इट शुड बी रिस्की। अच्छा, आज जिस मामले में मैं बात करने जा रहा हूँ आपसे वो है जनाब, सर्दियों की आमद है और कराची शहर में भी खासी सर्दी हो गई है। शाम के औकात में और सुबह के औकात में खासा फील होता है, लेकिन बाकी मुल्क के तूलो अर्ज़ में खासी सर्दी है। फिर आप ये भी देखिए कि सैलाब से तकरीबन 3-3.5 करोड़ लोग मुतासर हुए हैं, और उनके मुतासर होने की वजह से एक चक्कर ये भी है कि उनको भी सर्दियों में कंबल की, उसके साथ साथ रज़ाइयों की, फिर साथ ही साथ जैकेट्स की, स्वेटर्स की, इन चीज़ों की ज़रूरत है। अच्छा, पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है, पाकिस्तान में जहाँ पर ये चीज़ें पैदा होती हैं वो इतनी वेल इक्विप्ड नहीं है, यानी कि इतनी हमारे पास मीन्स नहीं है कि वहाँ पर उन तमाम लोगों के लिए प्रोवाइड की जा सके। और प्लस दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान में जो चीज़ें बनती हैं या जो चीज़ें ब्रांडेड होती हैं उनकी कीमतें इस कदर ज़्यादा हैं, इस कदर होश रुपा महंगाई है कि किसी बच्चे के लिए भी आप स्वेटर या जैकेट लेने के लिए जाएँ जिसकी उम्र तकरीबन 2 साल भी हो, तो तकरीबन 3 से लेकर 8,000 रुपये तक में आराम से वो जाके आती है। और बड़ों की जैकेट्स या स्वेटर्स का तो कोई मिजाज ही नहीं मिलता, यानी कि बहुत महंगाई है। एक आदमी जिसकी कमाई कम से कम है या यौमिया वो 1,000 रुपये कमाता है, या 25,000 रुपये जिसकी बेसिक सैलरी है, या 20,000 रुपये जिसकी बेसिक सैलरी है, या जो मेड्स जो हमारे घरों में काम करती हैं, या जो डोमेस्टिक हेल्प होते हैं, या उसके अलावा जो भी लोग हैं, कहने को तो 25,000 सैलरी मुकर्रर करती है, लेकिन बहुत से लोगों को ये भी मैसर नहीं आती। तो ऐसे में उनका इन्हिसार किस चीज़ पे होता है? लंडे के कपड़ों पर। लंडे के कपड़े वो होते हैं जो कि बैरून मुल्क से, वहाँ से वो अंग्रेज़ों के कपड़े जिन्हें कहा जाता है, जो कुछ अर्से पहनने के बाद वो डिस्कार्ड कर देते हैं और वो फिर ऐसे ही थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में आते हैं। और आप यकीन कीजिए कि आई हैव ट्राइड देम, दे हैव द बेस्ट क्वालिटी, और उनको साफ़ सुथरा करके आपको धो धा के अगर आप उनको यूटिलाइज़ करें तो वो आपके पाकिस्तानी कपड़ों से ज़्यादा लास्ट करते हैं, और प्लस उनके अंदर सर्दी से आपकी बचत भी आपकी अच्छी खासी होती है। अब कमिंग बैक टू द इशू कि आज मैं किस लिए इस पे बात करूं, भाई चक्कर ये है कि वो आया करता था किस तरीके से। नॉर्मली अगर आप कोई लेने के लिए जाएं वहाँ पर स्वेटर या जैकेट तो 200-250 में आपको मिल जाएगी, जैकेट ज़्यादा से ज़्यादा 400-500 में मिल जाएगी, डिपेंडिंग ऑन द एरिया। अच्छा, तरीक़ेकार क्या होता है? तरीक़ेकार बेसिकली ये होता है कि कोई मतलब ज़ाहिर है कि आसमान से तो नहीं उतरते, होता ये है कि वो बेसिकली वहाँ से आते हैं बहरी जहाज़ों के ज़रिए, कंटेनर्स के ज़रिए पाकिस्तान, और यहाँ पर पाकिस्तान में लोग मंगवाते हैं, और मंगवाने के बाद उनको पहले ये शेरशाह के इलाके में वहाँ पर रखा जाता है, उनको वेयर हाउसेज़ में रखे जाने के बाद उनको फिर उनकी काट छांट होती है, और फिर वहाँ पर से वो किलो के हिसाब से फ़रोख्त होते हैं, यानी कि जितने भी पीसेज होते हैं उनको थोड़ा सा काट छांट के उनको किलो के हिसाब से उनकी फ़रोख्त होती है, और फिर उनको आगे मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, हो सकता है क्लिफ्टन के इलाके में जाके बेचा जाए, यानी कि मुख्तलिफ़ हाथों में से होते हुए, आड़तियों के हाथों में से होते हुए वो मुख्तलिफ़ जगहों पर सेल के लिए जाते हैं। तो अब वो इलाके कौन से हैं? ज़ाहिर पूरे मुल्क में जाते हैं, पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, कराची में, तो इलाके के हिसाब से उसके रेट भी तय होते हैं, और वहाँ पर ज़ाहिर है कि उसके अंदर बारगेनिंग भी आप कर सकते हैं, अच्छे पीस के ज़्यादा रेट्स होते हैं। लेकिन एक कहा यह जाता है कि तकरीबन 250 से 300 में इससे पहले एक स्वेटर, और 400 में जैकेट, और इस तरीके से, और पैंट शर्ट, और न जाने क्या क्या चीज़ें उस तरीके से आ जाया करती थी। अब मसला क्या है? मसला ये है कि पहले जो एक कंटेनर आया करता था पूरा का पूरा भरा हुआ, यानी कि एक कंटेनर जिसके अंदर हज़ारों किलो उसके अंदर वो सामान होता है, वो आया करता था 7 लाख रुपए में, ठीक है। और जो बताते हैं, जो इंपोर्टर्स हैं, वो बताते हैं कि 36 सेंट फ़ी केजी के हिसाब से उसके ऊपर टैक्स लगता था। अब वो टैक्स उन्होंने बढ़ा के 1 kg पर डॉलर कर दिया है, यानी कि $1 पर kg कर दिया है। अब उसके अंदर पे साथ ही साथ ये हो गया है कि एक जो कंटेनर पहले 7 लाख रुपए का आता था, अब तकरीबन 27 लाख रुपए का हो गया है। आप ये देखिए कि उसके अंदर एक और पहलू ये है कि वो 27 लाख भी ज़ाहिर है, जो आप टैक्स भी लगा रहे हैं, जो सारी चीज़ें करनी है, उसकी पेमेंट आपने करनी है US डॉलर्स में, यानी कि जहाँ से कंटेनर्स मंगवाए जा रहे हैं यहाँ से US डॉलर्स के ज़रिए वो पेमेंट होगी उनको, और वो पाकिस्तान के ख़जाने में से निकल के, पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व्स में से निकल के वो अमाउंट वहाँ पर बैरून मुल्क जाएगा। तो आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कितने मसाइल की बात है, कितनी मुश्किल बात है, और कितनी परेशानी की बात है। एक तो ये पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि आप देखिए कि कहाँ 7 लाख
کہاں 27 لاکھ. ابھی وہ آرڈر جو ہے وہ رکے ہوئے ہیں, اور اس کے اندر جو میکینزم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ منسٹریز کا اس میں کام ہوتا ہے, منسٹری آف پورٹ اینڈ شپنگ کا کام ہوتا ہے, لیکن جو ویلیویشن ہوتی ہے ان کی یا ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کے اوپر ٹیکس لگتا ہے, وہ ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, وہ اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ اس پہ ان کی ویلیو لگے, ایک فیئر ویلیو ان کی ڈیسائیڈ کرے. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جو ایف بی آر ہے ان کے اوپر ٹیکسیشن کا نفاذ کرتا ہے, ٹیکس کا نفاذ کرتا ہے. لیکن ایک سوچیے کہ اگر 300% آپ زیادہ ٹیکس لگا دیں گے تو لوگ کیسے اس کو مینیج کریں گے؟ لوگوں کے لیے آپ اگر فرض کریں جو لوگ امپورٹ کریں ان کے لیے افورڈیبل نہیں ہے, پھر آگے جو ریٹ لگائیں گے ان کے اوپر عام آدمی کے لیے کس طرح سے افورڈیبل ہوگا؟ آپ اس بات سے اندازہ کیجئے کہ 7 لاکھ کی جگہ 27 لاکھ, تو سوچیں کہ اگر ایک چیز جو پہلے 500 کی ملا کرتی تھی اگر وہ لیٹ سے کہ 1500 کی یا 2000 کی ملے گی تو لوگ پھر کیوں خریدیں گے؟ یعنی کہ آپ سوچیں آسان کام نہیں ہے کہ آپ لائٹ ہاؤس کے علاقے میں جائیں یا پھر آپ شیر شاہ پہ جائیں یا پھر آپ مختلف مارکیٹوں میں, بازاروں میں, جمعہ بازار یا کسی اور بازار میں گھوم کے وہاں پر سے کانٹ چھانٹ کریں اور چھانٹیں اور اس کے بعد خرید کے لائیں, یعنی کہ محنت کر کے لائیں, پھر دھوئیں دھائیں اور پھر پتہ چلے کہ قیمت بھی اس کی وہی ہے. تو یہ ایک بڑا پریشانی کا باعث ہے یہ چیزیں. دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر سے جو آنے والی چیزیں تھیں وہ این جی اوز بلک کے حساب سے خرید کے, کلوز کے حساب سے خرید کے پھر جو سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں جو ہے ان کو بھجوایا کرتی تھی. اب وہ بھی ایک پرابلم ہو جائے گی کہ وہ کس طریقے سے بھیجا جائے گا, کس طریقے سے ان لوگوں کے لیے یہ چیز افورڈیبل ہوگی کہ وہ آگے بھیج سکیں. اب ایک قدرتی آفتات کا ہمیں سامنا تھا سیلاب کی صورت میں. اب سردی میں لوگ ٹھٹر رہے ہیں, لیکن حکومت کی جانب سے ایک جانب آپ یہ دیکھ لیں کہ کوئی فکر نہیں ہے, کابینہ بڑھتی چلی جا رہی ہے, اس کے بعد ان کے اوپر سہولیات ان کو ملتی چلی جا رہی ہیں, لیکن جو غریب آدمی ہے اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے کہ اس کا کیا ہوگا. تو یہ ایک نہایت ظالمانہ فعل ہے, ایک نہایت ظالمانہ فیصلہ ہے, اور اس سے یقیناً غریب آدمی متاثر ہوگا. کاروبار روزگار تو متاثر ہوگا ہی. آپ سوچیں کہ جتنے لوگ سڑکوں پر یہ لگائے بیٹھے ہوتے تھے اور ظاہر ہے لوگ اس امید پہ ہوتے تھے کہ وہ خریدیں گے وہاں سے, ان کا کیا ہوگا. دوسری ایک اور چیز یہ ہے کہ اسپیکولیشن کی بنیاد پہ بھی یہاں پر ملک میں بہت کچھ ہوتا ہے. مثال کے طور پر آج سے تقریباً 2-3 مہینے پہلے یعنی نومبر میں ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ بھائی کس طریقے سے قیمتیں بڑھنے جا رہی ہیں, کیونکہ مہنگائی کا امپیکٹ ہے نا. تو ہم کہتے ہیں کہ جی ڈالر بڑھ گیا تو چیزیں بڑھ جائیں گی. ایک تو وہ امپیکٹ بھی اپنی جگہ موجود ہے کہ کہاں ڈالر 180 کا اور کہاں ڈالر 250 میں بھی دستیاب نہیں, تو ایک تو وہ بھی امپیکٹ ہے. پھر دوسرا یہ ہے کہ آلریڈی قیمتوں میں تقریباً 20 سے 25% اضافہ کر دیا گیا تھا, لیکن جو امپورٹرز ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جی اس وقت ہم سوچ رہے تھے کہ شاید 10% اضافہ کریں, 15% اضافہ کریں, انہوں نے تو ہماری کمر ہی توڑ دی ہے. تو اب آپ یہ سوچئے کہ وہاں پر کنٹینرز اس وقت وہاں پر پورٹ پہ موجود ہیں, وہاں سے وہ آ نہیں رہے بیکاز وہ چاہتے ہیں کہ اس پہ نیگوسیشنز ہوں, ٹیکس کو کم کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ جو آلریڈی ملک کے اندر اسٹاک موجود ہے وہ 8 سے 10 دن کا ہوگا, کیونکہ لوگوں کی اس میں ریکوائرمنٹ بھی ہے, طلب بھی ہے, تو وہ اسٹاک ختم ہوگا. تو آپ سوچیں کہ اس سے کس قدر لوگوں کو پریشانی ہوگی, یعنی کہ جو اویلیبل اسٹاک ہوگا اس کی قیمتیں بھی بڑھ جائیں گی. تو بڑے یہ مسائل ہیں جی, لوگ بڑی پریشانی کا شکار ہیں. تو کچھ نہ کچھ اس متعلق ہونا چاہیے, گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے, کیونکہ دیکھیں کہا جاتا ہے نا کہ ریاست ہونی چاہیے ماں کی جیسی کہ جس کو ہر کسی کی ضرورت کا احساس ہو, ورنہ روز محشر اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا ہوگا کہ آپ ایک ایسے غریب ملک پہ رہتے تھے کہ آپ کی 76 رکنی کابینہ تھی, بھلے اس کی آپ کوئی بھی توجیحات پیش کریں, اور اس ملک میں آپ کا غریب جو ہے وہ سردی سے ٹھٹر کے مر رہا تھا آپ کے فیصلوں کی وجہ سے. اسٹے ٹیونڈ فار مور.